अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ और आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान से बात हुई है। मेरे दो लोगों में बात हुई है, एक ईरान में बैठे हुए हैं साहब, मेरी उनसे बात हुई है, और एक पाकिस्तान में मौजूद वो साहब हैं जिन्होंने बाकायदा तौर से फिर यूके से यानी बरतानिया से उन्होंने एयरक्राफ्ट क्रैश का कोर्स किया कि एयरक्राफ्ट जो है यानी जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जब वो क्रैश होता है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है किस तरह की जाती है, किस तरह पता चलाया जाता है कि इस क्रैश की वजह क्या है, उस पे बाकायदा तौर पे उन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है। वो रिटायर्ड विंग कमांडर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। उनसे मेरी बड़ी तफसील में गुफ्तगू हुई है और फिर मैंने उनसे उन सवालों के जवाब तलब किए हैं जो कि आपके जहनों में भी होंगे, मेरे जहनों में तो थे ही थे, कि आखिर इस क्रैश की वजह क्या बनी जिसमें ईरानी प्रेसिडेंट सदर इब्राहिम रईसी जो है वो शहीद हुए हैं। तो एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा उन्हीं से गुफ्तगू में उन्होंने मुझे बताया कि हालात को देख के लगता है कि इसमें इसराइल का हाथ हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर कितना पुराना था, इसकी साख्त क्या है, नाजरीन इस पर भी बात हुई है, बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है। तो ये जो वीडियो है नाजरीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पहलू पे अभी तक किसी ने बात नहीं की है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा नाजरीन, ये सूरत हाल इसके अभी मजीद तहें, इसकी परतें अभी उतरनी है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये वाहिद जगह है जहां पर आपको हर तरह की खबर, बिलखुसूस ईरान के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, गज़ा के हवाले से, ईरान इसराइल जंग के हवाले से तमाम खबरें इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं, ये हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आऊँगा इस बात पे कि हमारे साथ जो विंग कमांडर ज़फ़र इकबाल साहब थे उन्होंने क्या कहा, इसराइल का इसमें हाथ क्यों कर हो सकता है, उसकी एक तारीख है। ये मुख्तसर सी आप तारीख सुन लीजिए, मैंने खुद तहरीर किया, यहाँ पे हमारी टीम ने इसको रिसर्च किया कि 13 जून 2022 को ईरान की एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाले दो अफराद अलग अलग वाकयात में पुरस्रार तौर पर जाँ बहक हुए थे। इसमें इसराइल का खदशा जाहिर किया गया। 6 जून 2022 को यह खबर आई कि ईरान के एक जौहरी साइंसदान कामरान मुल्ला पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाए गए। फिर उससे भी पहले मिसाइल और ड्रोन साइंसदान अयूब इंतजारी, उनकी मुश्तबा मौत हुई और यह वाकया मंजर आम पे आया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कत्ल हुआ था ना, वो हुआ था नवंबर 2020 में। ईरानी साइंसदान फखरीजादा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 1994 से लेके अब तक एक बाकायदा तारीख है कि इसराइलियों ने ईरानी ऑफिशियल्स को बशमूल उनकी पार्लियामेंट को टारगेट किया। एक वक्त ऐसा आया था कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी थी बॉम्ब से इसराइल ने ईरान की। तो ये वाकयात उनके यहां होते रहे। अब ये साइंसदान है फखरीजादा, इनको इसराइल ने हजारों किलोमीटर दूर बैठ के स्नाइपर से कत्ल किया था। एक ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड गन थी जिसको कार पे नस्ब किया गया था। फखरीजादा ने जिस रास्ते से गुजरना था वहां नीले रंग का ट्रक खड़ा किया गया जिसमें बारूदी मवाद नस्ब था। इस ट्रक पर एक ऑटोमेटिक स्नाइपर गन नस्ब की गई जो सैटेलाइट से मुंसलिक थी और एक खुफिया मकाम से कंट्रोल की जा रही थी। ट्रक के चारों अतराफ कैमरे लगाए गए थे। फखरीजादा अपनी काली निसान गाड़ी चला रहे थे। इनकी बीवी साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। जैसे ही नीले ट्रक पर लगे कैमरों में फखरीजादा का काफिला नजर आया, हजारों मील दूर बैठे कातिल ने अपनी स्क्रीन में फखरीजादा को देखते हुए निशाना लिया और बटन दबा दिया। ट्रक पर नस्ब गन से गोलियां निकली और सीधी ईरानी साइंसदान को जाकर लगी। साथ में ट्रक में नस्ब बारूदी मवाद से ट्रक को भी उड़ा दिया गया और तमाम सबूत मिटा दिए गए। ये तो जनाब एक जिक्र हुआ। और हाँ, याद रखिएगा, फखरीजादा की मौत से 2 साल कबल नेतन्याहू ने एक तकरीब में कहा था बाकायदा कि फखरीजादा एक बहुत अहम साइंसदान है, और जो बैठे हुए शुरका थे उस तकरीब में उनसे कहा था कि ये नाम याद रखिएगा। और ठीक उसके 2 साल के बाद फखरीजादा को असैसिनेट किया जाता है। और ये भी याद रखिए, फखरीजादा की शक्ल भी किसी ने नहीं देखी थी। ईरानियों को भी नहीं पता था फखरीजादा कौन है, बिकॉज वो एटमी साइंसदान था और ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। ईरान ने उसको छुपा के रखा हुआ था। उसके बावजूद इजरायली फखरीजादा तक पहुंच गए थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि
क्या वजह है कि एहतमाल है इस बात का कि इस मामले में भी इसराइली हो सकते हैं। उसकी नाज़रीन सबसे बड़ी वजह यह है, जो मेरी गुफ्तगू अभी विंग कमांडर साहब से हो रही थी, वो कहते, मैंने पूछा उनसे कि क्या ये मुमकिन है कि मिसाइल से ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया हो, या बजूका से, वो जो रॉकेट लॉन्चर होता है ना कंधे पर रख के जिससे फायर करते हैं, उससे उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, जो हमने क्रैश की फुटेजेस देखी हैं उससे एक तो हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं है, एक उसका मलबा मिल गया है। अगर ये हवा में इसको उड़ाया जाता तो ये एक जगह ना पड़ा होता, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा होता, इसके टुकड़े मुख्तलिफ जगह पे फैले होते, लेकिन हेलीकॉप्टर एक जगह पे मिला है हमें। एक दूसरा, जो लाशें हैं वो मुकम्मल तौर पर मस्ख नहीं थी, वो अपनी बेहतर हालत में थी सबकी लाशें। एक दूसरा, एक साहब थे, उनका नाम भी उन्होंने मुझे बताया था, जो कि हाँ हाशिम एक वहाँ के एक यूं कह लें कि मुसाफिर थे। उन्होंने बाकायदा अपने मोबाइल फ़ोन से ईरानियन अथॉरिटी से राब्ता भी किया था और वो क्रैश के 1 घंटे तक जिंदा भी रहे थे। इसका मतलब है कि अगर तो बॉम्ब से उड़ाया जाता जहाज़ को या मिसाइल से उड़ाया जाता तो जहाज़ के परखच्चे बशमूल मुसाफिरों के परखच्चे हवा में उड़ जाते, मोबाइल फ़ोन छोड़े कुछ भी सलामत न रहता। तो इसका मतलब है जहाज़ की जो लैंडिंग है वो गलत मकाम पर हुई, जिसकी वजह से जहाज जो है वो तबाह हुआ और लोग मारे गए। लेकिन क्या ये लैंडिंग जो गलत मकाम पे हुई है, क्या ये लैंडिंग भी जानबूझ के कराई जा सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ, इजराइली ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो ईरानी हेलीकॉप्टर के सिस्टम में छेड़छाड़ करें। अब वो सिस्टम का क्या होता है उसकी मिसाल उन्होंने दी। दोस्तों, जहाज में एक सिस्टम होता है, हेलीकॉप्टर हो हवाई जहाज हो, उसे कहते हैं अल्टीमीटर, और एक होती है अल्टीमीटर सेटिंग। ये बड़े गौर से सुननी है बात आपने। अल्टीमीटर क्या होती है? उन्होंने कहा कि जब सोवियत यूनियन थी ना, तो पाकिस्तान के अड्डों से अमरीकी जहाज उड़ा करता था, उसका नाम था U-2। वो ज़माने का बहुत बेहतरीन जहाज था। U-2 बेसिकली रिकॉनेसेंस प्लेन, रिकॉनेसेंस कहते हैं जासूसी वाला जहाज था। उसका काम ये नहीं था कि वो मिसाइल मजूल मारेगा, वो जासूसी करेगा। पाकिस्तान से उड़ के वो रूस सोवियत यूनियन के इलाकों में जाके 80,000 फुट की बुलंदी पे जाके वो जासूसी के लिए पिक्चर्स लेता था, वीडियोस बनाता था और वापस आ जाता था। रूसियों को इस बात का पता था कि कुछ ना कुछ तो ये जहाज करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बंदे खरीदे, अमेरिकन CIA के अंदर कुछ उन्होंने गड़बड़ की। उसके बाद उन्होंने जो उस अमरीकी जहाज था U-2, उसके अल्टीमीटर में उन्होंने तब्दीली कर दी, टेम्परिंग कर दी। अल्टीमीटर क्या करता है? अल्टीमीटर बेसिकली जहाज की बुलंदी बताता है, पायलट को बताता है कि आपका जहाज इतनी बुलंदी पे उड़ रहा है। अगर आप 1000 फीट नीचे आ जाएं तो बताएगा जनाब आप 40 के बजाय आप 39 पर आ गए, 48 पे आ गए या ऊपर चले गए, तो वो आपकी बुलंदी आपको बताएगा। ठीक है, उस बुलंदी की बिना पे जो आपका ये जो होता है पायलट होता है नाजरीन, वो उसको वो उड़ान भरता है। अच्छा, अब होता यह है कि जब जहाज टेक ऑफ करता है तो उस अल्टीमीटर को सेट कर दिया जाता है उस एरिया की इन्वायरमेंट के मुताबिक जिस एरिया से उसने टेक ऑफ किया। फिर अगर वो ऐसे रीजन में जाता है जो पहाड़ी है, बर्फानी, कुछ भी ऐसा है, तो वहां के हालात के मुताबिक उसके अल्टीमीटर को सेट कर दिया जाता है कि जनाब की इतनी बुलंदी पे ये प्रवास करेगा और वो बुलंदी इतने 1000 फीट होगी। अब अगर टेम्परिंग कर दी जाए तो फिर ये अल्टीमीटर उस पायलट को सही बुलंदी बताना छोड़ देगा। अब इन्होंने क्या किया, रूसियों ने ये किया कि इन्होंने उस U-2 जहाज के अल्टीमीटर में कर दी उन्होंने अल्लाह भला करे छेड़छाड़। अब ये 80,000 पे उड़ रहा था, लेकिन उसको ये लगा कि मैं 80,000 पे हूं। असल में वो जहाज जो U-2 था वो 50,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहा था। ये मैं बात कर रहा हूं जब ये सोवियत कोल्ड वॉर चल रही थी। तो क्या हुआ, तो रशियंस ने क्या किया, 50,000 फीट की बुलंदी पे जैसे ही वो जहाज, अब पायलट के जहन में ये है, उसके सामने रीडिंग आ रही है कि बेसिकली मैं 80,000 फीट पे हूं, असल में वो 50,000 फीट पे था। तो रशियन फौज के रडार ने कैच कर लिया, उन्होंने यहां से 2 मिसाइल मारे, उसको उन्होंने क्रैश कर दिया। तो वहां से पता चला कि ये कैपेबिलिटी फौज के पास होती है कि वो किसी और जहाज के अल्टीमीटर में बड़ी महारत के साथ टेम्परिंग कर सकता है।
अब इन्होंने विंग कमांडर जफर इकबाल साहब ने मुझे बताया कि बेसिकली ये एहतमाल शायद हो सकता है कि इस तरह की टेम्परिंग कर दी गई हो ईरानी सदर के जहाज में, और वो चूंकि पहाड़ों पे प्रवास कर रहे थे, अब जिन पहाड़ों में वो प्रवास कर रहे थे उनकी जो बुलंदी थी वो थी 7200 फीट। तो वो खुद भी चूंकि पायलट रह चुके हैं, विंग कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जो परवाज होनी चाहिए थी एट अ सेफ एल्टीट्यूड वो होनी चाहिए थी 10,000 फीट, यानी वो हेलीकॉप्टर कम से कम 10,000 फीट की बुलंदी पे परवाज उसको करना चाहिए था। लेकिन नाजरीन क्या हुआ कि अगर तो टेम्परिंग की गई होगी अल्टीमीटर में, तो पायलट को लगा होगा कि मैं एक सेफ बुलंदी पे उड़ रहा हूं, लेकिन आगे से पहाड़ आ गया और वो किसी किस्म की जो है वो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल ना कर सका। एक और बात, ऐसी सूरत हाल में अगर जहाज क्रैश होने वाला हो तो एक डिस्ट्रेस कॉल होती है, मेडे मेडे मेडे। आपने शायद सुना होगा, अक्सर मूवीज में जहाज क्रैश होने वाला होता है तो पायलट कहना शुरू कर देता है मेडे मेडे। ये डिस्ट्रेस कॉल होती है, फॉरेन कंट्रोल टावर को पता चल जाता है कि जहाज में कोई खराबी है या कोई मसला हो चुका है। लेकिन इस जहाज ने, जिसमें ईरानी सदर बैठे हुए थे, इसने मेडे कॉल नहीं दी। इसका मतलब है वो पहाड़ जिसमें वो जाके टकराया वो अचानक उनके सामने आ गया था। अब इसमें धुंध का भी एक फैक्टर है, और इसमें यह भी हो सकता है कि उनके जहाज के सिस्टम में छेड़खानी की गई होगी। ये अभी एक जनरलाइज एक्सपर्ट ओपिनियन है। हकीकत में जो जब तहकीकात होंगी तो डेफिनेटली मजीद बातें खुलकर आएंगी, लेकिन अब तक की हकीकत नाज़रीन जो है वो ये सामने आ रही है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।